गृह युद्ध का प्रमुख कारण। यमन 1967 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस 1994 आते आते यह वैचारिक द्वंद्व सिविल वॉर में बदल गया। ने नॉर्थ यमन में हाउती ग्रुप को बनाया का हिस्सा बन चुका है, जिस यमन की तबाही की तस्वीरें इंटरनेट पर आपने देखी ही होंगी। और इस यमन की दर्दनाक स्थिति के लिए 5 कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें उसकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, यमन के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी जिम्मेदार है। इस वीडियो में हम उसके तीनों एस्पेक्ट्स, जिसमें हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को समझेंगे, जो यमन में चल रहे गृह युद्ध का प्रमुख कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट यमन की हिस्ट्री है, उसके इतिहास में जाकर उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। 20वीं शताब्दी में ज़्यादातर समय यमन नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड रहा है और 1962 की क्रांति के बाद नॉर्थ यमन में यमन अरब रिपब्लिक बना और उसको सऊदी अरेबिया का समर्थन हासिल था। वहीं साउथ यमन 1967 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट होता है और एक सोशलिस्ट स्टेट बनता है सोवियत यूनियन के सहारे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जोग्राफिकल रीजन को किस तरह दो आइडियोलॉजिकल थॉट्स ने बांट दिया। इसकी वजह से 1994 का यमन का यूनिफिकेशन का अटेम्प्ट भी विफल हो गया। 1994 आते आते यह वैचारिक द्वंद्व सिविल वॉर में बदल गया। इस सिविल वॉर में सऊदी अरेबिया समर्थित नॉर्थ यमन ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन पूरे यमन में अनस्टेबिलिटी बनी रही, जो भविष्य में चलकर स्थिति को और खतरनाक बना देती है। किस तरह इस कन्फ्लिक्ट ने इकोनॉमिक स्ट्रगल और इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाया, यह देखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ यमन हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर निर्भर है। वहीं साउथ यमन में बड़े बड़े ऑयल प्रोडक्शन हब हैं। जो 1994 में यमन का यूनिफिकेशन अटेम्प्ट हुआ था, वह इस इकोनॉमिक सिनेरियो को नहीं सुलझा पाया और इसने पूरे यमन में इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ा दिया। नॉर्थ यमन के नेताओं ने साउथ यमन के साथ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से नहीं किया, जिससे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड और बढ़ गया। और इन सब कारणों की वजह से अब यमन में संसाधनों की कमी हो रही थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा था और यमन का एक्सपोर्ट पर निर्भर होना भी तय हो गया था। और यह सब भारी हस्तक्षेप को बुलावा दे रहे थे। और इन सब आर्थिक समस्याओं ने सिविल वॉर के समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और बढ़ा दिया, जिससे खाने पीने और स्वास्थ्य की बेसिक नीड्स का व्हील डिस्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक नाम यमन के क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है, वह अली अब्दुल्ला सालेह है, जिसने अपने पर्सनल गेन्स के लिए यमन का सेक्टेरियन डिवीज़न कर दिया। उसका 30 साल का शासन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल गठजोड़ और रीजनल पावर्स के बीच बैलेंस बनाने से चला। सालेह ने नॉर्थ यमन में हाउती ग्रुप को बनाया, जो आगे चलकर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच बैलेंस नहीं बना पाया, जिसने यमन की स्थिति को और बिगाड़ दिया। अरब स्प्रिंग 2011 में सालेह को सत्ता से तो उखाड़ फेंकता है, लेकिन यमन की स्थिति को और बिगाड़ देता है। लीडरशिप की कमी से यमन और जलने लगा और हाउती आंदोलन अब अपने फायदे के लिए स्थिति का फायदा उठा रहा था। अरब स्प्रिंग से पहले यही ईरान और रशिया बैक्ड हाउती ग्रुप हाशिए पर था, लेकिन 2014 आते आते मंसूर की सरकार गिराकर राजधानी सना पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन सऊदी को यमन में शिया इन्फ्लुएंस को बढ़ने से भी रोकना था, जिससे क्षेत्र में शिया और सुन्नी विवाद लाजमी था। और 2015 में सऊदी अपनी सेना लेकर पहले से ही जल रहे यमन में कूद पड़ता है। अब ये लड़ाई यमन की न रहकर पूरे मिडल ईस्ट रीजन की बन जाती है। इन सब में हमें यमन की जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट को भी समझना पड़ेगा कि यह सब चीज़ें यमन में एक साथ ही एक समय पर क्यों हो रही हैं। जोग्राफिकली यमन अरब पेनिनसुला के साउथ टिप पर मौजूद है और ऊपर से बाब अल मंडेब स्ट्रेट का सीधा कंट्रोल यमन के हाथों में है। लगभग 30 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेट से 9 मिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल इस स्ट्रेट से रोज गुजरता है, यानी कि यह स्ट्रेट वर्ल्ड ट्रेड के सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट्स में से एक है, जो रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसलिए सऊदी और अमेरिका
रीजन में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए यमन में हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक छोटा सा डोमेस्टिक इशू ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है और देश को भुखमरी की कगार पर ला सकता है। इस ग्लोबल इंटरेस्ट ने कैसे यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दिया, जिससे यमन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों ही क्रिपल्ड हो गए। यहाँ तक कि यमन के लोग पीने के पानी से लेकर क्रॉसिंग की गोली तक जूझ रहे हैं। इस सिविल वॉर ने यमन के इनकम के प्राइमरी रिसोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ख़त्म ही कर दिया है और ऊपर से एग्रीकल्चर लैंड भी इसकी चपेट में है, जिसके कारण खाने और पीने के लाले पड़े हुए हैं। लाखों लोग रोज इस स्थिति से बचने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं और करोड़ों भूखमरी और गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इंटरवेंशन का मिला जुला परिणाम है। यह सच है कि सऊदी और ईरान ने यमन को एक प्रॉक्सी वॉर में बदल दिया है, पर यमन के खुद के इंटरनल सेक्टेरियन इश्यूज और डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज भी इस स्थिति के लिए बराबर के लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से यमन का सिविल वॉर अब रीजनल कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन चुका है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यमन के लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल डिवीज़न, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड जोग्राफिकल एडवांटेज मिलकर कैसे उस देश का सर्वनाश कर सकते हैं, कैसे एक्सटर्नल प्लेयर्स इंटरनल डिवीज़न का फ़ायदा उठाकर लाखों बच्चों को यतीम और भूखा मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं और ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह सब हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े हो रहा है।